हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 3 परिवहन, इसके हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग भी हमारे इस चैनल पे नए आए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलते हैं अब हम लोग इसके प्रश्नों की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन है कि जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक लाना तथा अनुपयोगी यानी कि जिन्हें उपयोग नहीं किया जाता है और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालकर उन अंगों तक पहुंचाना जहां से वे शरीर से बाहर निकाल दिए जाएं, पदार्थों का परिवहन कहलाता है। आप लोग लिख लेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, जाइलम जल संवाहक ऊतक भी कहलाता है। इसमें पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती है। वाहिकाएं लंबी नलिका की तरह बेलनाकार होती है। यह एक के ऊपर एक स्थित इन कोशिकाओं के बीच की अनुप्रस्थ भित्ति खुल जाती है, जिससे जड़ से लेकर पत्तियों तक जल का एक अखंड स्तंभ का निर्माण होता है। वाहिनिकाओं की कोशिकाएं लंबी एवं नलिकाकार और दोनों शीर्ष पर पतली होती है। यह मुख्य रूप से नग्नबीजी एवं निम्न संवहन पौधों में जल तथा घुलित खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, चूंकि मूल रोम मिट्टी के कणों के संपर्क में रहते हैं और जल का अवशोषण कोशिका द्वारा परासरण की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। मूल रोम की रिक्तिकाओं में मौजूद कोशिका रस अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करता है, जिससे होकर जल अंदर विसरित होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, बाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए महत्व, पौधे के मूल चोटी से चोटी तक लगातार जल की धारा बाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रभावित होती है। यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है तथा यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। आप लोग लिख लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या होता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, जाइलम में जल एवं खनिज लवणों का संचालन ऊपर की ओर एक दिशीय होता है, जबकि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों ओर यानी कि द्विदिशीय होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है कैसे। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की होती है। इसी कारण विलक्षण गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, श्वेत रक्त कोशिकाएं जिन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, यह बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करती है। प्लेटले किसी कट या घाव की प्रतिक्रिया में यह रक्त को थक्के जमाने में मदद करती है। जबकि लाल रक्त कोशिकाएं जिन्हें एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, यह रक्त को फेफड़े से गुजरते समय ऑक्सीजन लेती है और इसे शरीर की कोशिकाओं में छोड़ती है। तो आप लोग लिख लेंगे।
8 नंबर क्वेश्चन है रक्त पट्टिकाणु क्या क्या महत्व है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि रक्त पट्टिकाणु जिन्हें बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाते हैं, यह रक्त के थक्का बनने में सहायता करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर पहले हम लोग धमनी का लिखेंगे कि धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, जबकि शिरा रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। और दूसरा अंतर लिखें कि धमनी शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय में ले जाती है, जबकि शिरा अशुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न अंगों में ले जाती है। आप लोग लिख लेंगे। ये 10 नंबर क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को 2 अग्र महाशिराओं तथा एक पश्च महाशिरा के द्वारा दाएं अलिंद में पहुंच जाता है। फेफड़ों से अशुद्ध रक्त फुफ्फुस शिराओं के द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचता है। इसके बाद दोनों अलिंदों में संकुचन तथा साथ साथ दोनों नीलियों में शीतलन होता है। इसके फलस्वरूप अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद से बाएं दायां अलिंद निलय छिद्र के द्वारा दाएं निलय में तथा शुद्ध रक्त बाएं अलिंद से बाएं अलिंद निलय छिद्र के द्वारा बाएं निलय में पहुंचता है। जब दोनों अलिंद खाली हो जाते हैं तथा दोनों निलय रक्त से भर जाता है, तब निलयों में संकुचन तथा अलिंदों में शीतलन होता है। इस समय दायां अलिंद निलय छिद्र त्रिदली कपाट के द्वारा तथा बायां अलिंद निलय छिद्र द्विदली कपाट के द्वारा बंद हो जाता है। इसके फलस्वरूप दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनियों के द्वारा फेफड़ों में चला जाता है, जहां यह गैसीय आदान प्रदान के द्वारा शुद्ध होता है। इसी समय बाएं निलय में पहुंचा शुद्ध रक्त महाधमनी में पहुंचता है और फिर वहां से विभिन्न धमनियों के द्वारा शरीर के सभी भागों में संचारित होता है। इस प्रकार परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय में से होकर 2 बार गुजरता है। इस प्रकार का रक्त का परिवहन द्विगुण परिवहन कहलाता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अगर आप लोग इसके अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे चुका हूँ, जाकर वहाँ से आप लोग इसके अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देख लेंगे। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।